हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे जो कि हमारी एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्ड यूनिट उसका थर्ड पार्ट है ये। तो आज हम पढ़ लेते केमिकल शिफ्ट। हमने पहले बात कर लिए थे रेजोनेंस कंडीशन, देन हमने बात की थी रिलैक्सेशन प्रोसेस, जो स्पिन इंटरेक्शन की बात की थी, स्पिन लैटिस इंटरेक्शन की बात की थी। आज हम करेंगे केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं कि जब हम बात करें कि हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात की तो हमें एक पिक मिलनी चाहिए थी भाई। जैसे हमने अगर हमारा जहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन हमें अच्छी हुई वहाँ हमें पिक मिल गई स्पेक्ट्रल लाइन की, बट जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमें मिला कि हमें एक से ज़्यादा पिक मिल रही है। कोई लेस मैग्नेटिक मतलब अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड है और कोई हाई के साथ, तो वो एक्सप्लेन कौन करेगा, हमारे पास केमिकल शिफ्ट करेगा। तो वैसे केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द शिफ्ट ऑफ द रेजोनेंस लाइन ऑफ ए गिवन कंपाउंड from that of the standard reference sample is called chemical shift of that compound। मतलब कि अगर रेफरेंस की बात करें, अगर हमने कोई रेफरेंस में कंपाउंड ले रखा है और उसकी रेजोनेंस लाइन से हमारा जो हमने ले रखा है अभी फ़िलहाल जो कंपाउंड उसके में कितना शिफ्ट आता है तो वो बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट, डाटा से डिनोट करते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आता कैसे है, इसका रीजन क्या है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अकॉर्डिंग होता क्या कि अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस कंडीशन, हमने रेजोनेंस कंडीशन की थी वो क्या था कि एच न्यू इज इक्वल टू हमारा क्या था जी एन म्यू एन बी, बी वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ऑल प्रोटॉन्स अब्जॉर्ब एनर्जी एट द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो जितने भी प्रोटॉन हैं हमारे मॉलिक्यूल में, जैसे हम एग्जाम्पल ले ली CH3 CHO की, तो जितने भी प्रोटॉन है भाई एक CH3 प्रोटॉन है, एक CHO प्रोटॉन है एल्डिहाइड ग्रुप वाला, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे रेडिएशन को। बट जब हम बात करेंगे आगे तो ये ऐसा नहीं होता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। बट दिस इज नॉट होल्ड क्वाइटली अंडर लो रिजोल्यूशन। बट जो हमारी कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, एच न्यू इज इक्वल टू जी एन म्यू एन बी, वेयर और जी एन बी कॉन्स्टेंट है, म्यू एन बी कॉन्स्टेंट है, तो एच बी कॉन्स्टेंट है, तो न्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। बट अगर हम अंडर लो रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये कंडीशन क्या होती है, कुछ परसेंट तक ही पास होती है, मतलब फेल हो जाती है। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे जो एटम हैं उसमें क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं अपनी जो उनके जो डिफरेंट जो वो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या हो जाता है, उनकी मोशन के कारण क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि बायोट सेवर्ट लॉ भी तो ये कहते हैं, मूविंग चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या करें, अगर हम सेकेंड जो बात कर रहे हैं कि हम हमारे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि हमने अप्लाई किया है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे उसकी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बी फैक्ट है, मतलब एटम जितना इफेक्ट करेगा, जितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्चुअली हम उसके ऊपर डायरेक्ट मतलब हम डाल रहे हैं वो उतना सफ़र नहीं कर रहा, जितना उसके ऊपर डल रहा है वो इन्हेंस होकर जा रहा है ड्यू टू द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। Due to secondary magnetic field, the nucleus find in an effective field less than be the actual field apply, कि जितना हम अप्लाई कर रहे हैं वो उतना उसका फील ही नहीं कर रहा एटम, क्योंकि क्या हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिंपली द न्यूक्लियस इज स्क्रीन्ड बाय द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस है वो स्क्रीनिंग का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं, बांट लेते हैं इलेक्ट्रॉन जितने सेल में होते हैं, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए।
जैसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट यही तो होता है कि ये न्यूक्लियस चार्ज है हमारे पास, तो और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जितना सफ़र करेगा वो जितना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उतना सफ़र नहीं कर पाता, क्योंकि जो और इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में वो उसको क्या कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास न्यूक्लियर चार्ज इतना एक्चुअल चार्ज वो फील नहीं करते। वेयर अल्फा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सॉरी अल्फा नहीं, सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 10⁻⁵ दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। की ये किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन से वो घिरा हुआ है, सिग्मा उस पर डिपेंड करेगा। अगर कम है तो सिग्मा कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो जितना सिग्मा ज़्यादा होगा उतनी ही हमारा क्या होगा, बी इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। ये हमारे पास बी इफेक्टिव है, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी माइनस सिग्मा बी, कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये समझ लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो, और ये हमारा सेकेंडरी के कारण है कि सेकेंडरी जितना जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन यूनिट में क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग, तो वो क्या कर देगा, उसमें से घट रहा है, मतलब जितना उसको एक्चुअली हम अप्लाई करें तो उतना उसको सफ़र करना चाहिए था, बट उतना नहीं कर रहा, उसमें से कुछ क्या है, कम हो रहा है। तो जितना सिग्मा होगा उतना ही बी इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। सिचुएशन फॉर द स्क्रीन साइडेड स्पिन 1/2 न्यूक्लियस इज सोन एज, ये हमने दिखा रखी है कि होता क्या है कि बी नोट इज इक्वल टू 0, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो हमारी स्पिन आई इज इक्वल टू 1/2 सेम रहती है, एज इट इज़ रहती है, स्प्लिट अप नहीं होती। ये स्प्लिट अप जब होती है जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो अब हमने सेकंड कंडीशन में क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, पर बेयर न्यूक्लियस है, मतलब क्या है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जो हम बात करें तो कि स्क्रीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे स्क्रीन अप नहीं हो रखा है, जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी 2μV0। ये हमारा अपर लेवल है mi इज इक्वल टू -1/2, और ये हमारा लोअर लेवल mi इज इक्वल टू 1/2। बट जब हमारी न्यूक्लियस को हम स्क्रीन कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है उसके बाहर से, तो प्रोटॉन के बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जितना उसको फिल करना चाहिए उससे कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो रेजोनेंस कंडीशन जो थी हमारी, जितनी हमें रेडिएशन की जरूरत पड़ रही थी ट्रांजिशन के लिए, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द स्क्रीनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले रखा है ताकि हम अपनी बात को और भी क्लियर कर सकें। तो हमने CH3CHO का ले रखा है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO सो 2 लाइन्स विद इंटेंसिटी रेशियो 1:3, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, कि मतलब वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली जो रेजोनेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो CH3CHO के एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी, बट हमें 2 लाइन मिलते हैं एक्चुअली। ये और इनका रेशियो भी, इंटेंसिटी रेशियो भी अलग अलग है, ये भी नहीं है कि सेम इंटेंसिटी की मिली हमें। जो CHO की मिली है वो मोर इंटेंस है एज कम्पेयर टू द CH3, दिस इज ड्यू टू द केमिकल शिफ्ट। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब जो हमारा CH3CHO है उसके पास 2 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, एक तो CHO है और दूसरा हमारे पास CH3 है। तो अगर हम बात करें इसका जो हमारा बनता है एक्चुअल में देखी जाती है पिक, तो इस टाइप से देखी जाती है। इधर नीचे हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इधर हमारी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी CHO की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CH3, नियर बाई 3rd टाइम है इसकी इंटेंसिटी देन द इंटेंसिटी ऑफ CH3 प्रोटॉन। तो ये हमारे NMR स्पेक्ट्रा की हमने बना रखे हैं, तो आप भी बना सकते हैं इसको एग्जाम में। इन CH3 3 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। अब आप CH3 प्रोटॉन की बात करते हैं तो CH3 में देखिए तीन H है हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, 3 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास तीनों प्रोटॉन क्या हैं, एक जैसे बिहेवियर के हैं। तो हमारा प्रोटॉन है वो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। बट अगर बात करें इन CHO और तीनों ही प्रोटॉन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सेम है। बट CHO की बात करें तो O क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू H। तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द कार्बन, सो कार्बन क्लाउड शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। कि इस केस में तो क्या था, H क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था एज कम्पेयर टू C, तो क्या थी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C के पास रही, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला।
बट CHO में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अराउंड द कार्बन, वो क्या क्या अट्रैक्ट कर लिया, शिफ्ट हो गया वो ऑक्सीजन की साइड. So the electron cloud shift on oxygen as result of it electron density around proton in CHO is less than that around the CH3 proton. कि अब जो CH3 प्रोटोन में जितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं टूवर्ड अराउंड द सी आर हायर देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन केस ऑफ CHO, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए वो, ड्यू टू विच स्क्रीनिंग इज मोर फॉर CH3 देन CHO प्रोटॉन्स. तो अब देखो CH3 के पास तो सेम ही जितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो सेम है अराउंड द कार्बन, बट इसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गए. तो जो हमारी बात करें स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग की क्या होगी, CHO में कम हो गया एज कम्पेयर टू CH3. तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा CHO की जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है सिग्मा, वो किसके लिए, सिग्मा जो CH3 के लिए है उससे क्या होगा, कम होगा. Hence, for a given external magnetic field B naught, B effective is more for CHO protons and then CH3. कि अब हम बात करें कि जितना फील करेगा, अब देखो फील कर रहा है उसमें से क्या हो रहा था, कम हो रहा था, या हमने इक्वेशन में भी किया था, पर सिग्मा की वैल्यू कम है किसके लिए, CHO के लिए. तो B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फॉर CHO. बट अगर बात करें हम CH3 की, तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके लिए B इफेक्टिव जितना वो फील करेगा प्रोटॉन्स, उसके लिए B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है. तो जो एक पीक है जो लो मैग्नेटिक फील्ड की साइड है वो CH3 के लिए है, और हाई मैग्नेटिक फील्ड की साइड है वो CHO के लिए है. Hence, for a given external magnetic field B naught, B effective is more for CHO protons and then CH3, and consequently to bring the CHO protons into resonance at a fixed frequency, lesser magnetic field is sufficient. अगर हम CH3 की बात करें तो सिग्मा ज़्यादा, तो B की वैल्यू कम रिक्वायर होगी इसको हमें रेजोनेंस करने के लिए. बट अगर हमें CHO की बात करें तो हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा. एज रिजल्ट द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 CHO शोज 2 पिक्स. वैसे तो नॉर्मली एक करनी चाहिए थी, बट रेजोनेंस कंडीशन के कारण, सिग्मा के कारण इसने क्या किया, 2 पिक्स हो कि एक तो है हमारी CHO के कारण और एक CH3 के कारण, विच शोज दैट CHO रेजोनेंस अकर एट लोअर मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल CH3. ये भाई उल्टा हो गया है, यहाँ CH3 आएगा कि हायर मैग्नेटिक फील्ड पे तो CHO का, और लो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा हमारे पास, CH3 होगा, क्योंकि B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा किसके लिए होगा हमारे पास, CHO के लिए होगा ना, क्योंकि क्या होगा उसके में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ, तो आप ठीक कर लेना. रेजोनेंस अकर एट ए लोअर मैग्नेटिक फील्ड वाइल CH3 रेजोनेंस अकर एट ए हाई मैग्नेटिक फील्ड. कि जो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो CHO क्या होगा, CHO के केस में क्या है, सिग्मा क्या है, कम है, तो B इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा. तो CHO के लिए तो क्या होगा, हाई जो हमारी है मैग्नेटिक फील्ड वो लोअर की साइड, तो हमारा होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो CH3 है वो उसके लिए हमें सिग्मा की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ज़्यादा थी, तो मैग्नेटिक फील्ड B इफेक्टिव क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा. और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम रेजोनेंस की करें तो हमें CH3 के केस में ये ठीक था आपका, क्योंकि अगर हम B मैग्नेटिक फील्ड की बात करते, देखो यहाँ से कम हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कम हो रहा है सिग्मा के कारण. CH3 की बात करें तो CH3 की बात करें तो हमें रेजोनेंस करने के लिए उसको हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसके पास सिग्मा की वैल्यू क्या है, कम है. तो ये B इफेक्टिव भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो जिसके पास जो कम B इफेक्टिव फेस कर रहा है उसको तो हमें ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा रेजोनेंस के लिए, और इसके लिए हमें कम देना पड़ेगा. पर B इफेक्टिव किसके लिए ज़्यादा होगा, CHO के लिए ज़्यादा होगा, और CH3 के लिए कम होगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं. In other words, we can say that CHO protons at a
फिक्स्ड फील्ड बी नोट हैव ए हायर वैल्यू ऑफ बी इफेक्टिव। ये तो वही बात है क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पे डिपेंड था। ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ अल्फा देयरफॉर ए हायर फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द CHO प्रोटोन इनटू रेजोनेंस, कि हायर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी हमें रेजोनेंस करने के लिए। देन CH3 प्रोटोन। The shift of the resonance line of a given compound from that of the standard reference sample is called chemical shift। जो अब जो रेजोनेंस हमारी लाइन है वो शिफ्ट हुई है किससे, स्टैंडर्ड रेफरेंस सैंपल के कंपेयर में, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल से जो हमारा रेफरेंस के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या सैंपल के लिए उसमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं। लेट बी आर बी एस बी द मैग्नेटिक फील्ड एट विच रेजोनेंस अकर फॉर द रेफरेंस सैंपल। ये बी आर हमने रेफरेंस के लिए ले लिया, बी एस हमने ले लिया गिवन जो हमारा कंपाउंड सैंपल है उसके लिए ले लिया। तो बी रेफरेंस आपको पता है क्या जो बी नोट 1 माइनस सिग्मा, और आर स्टैंड फॉर reference and bs is equal to b naught 1 minus sigma s is for sample एंड डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आर में से, मतलब जो हमारे डिफरेंस में से स्टैंडर्ड का जो सेपरेशन आया है बाय बी नोट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस माइनस सिग्मा आर। कि अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम सैंपल वाले में से अगर रेफरेंस वाला निकाल लेते तो हमारे पास क्या जाती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है। वैन सिग्मा एस एंड वेरी स्मॉल, कि हमारी सिग्मा आर और इधर आ रहेगा सिग्मा आर और सिग्मा एस क्या है, स्मॉल है। देन डेल्टा क्या आ जाएगी, बी आर माइनस बी एस इंटू बी नोट इंटू 10⁻⁶ ppm। एंड डेल्टा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो क्या हो जाएगा सैंपल की फ्रीक्वेंसी माइनस रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी बाय न्यू नोट। दिस इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू 10⁻⁶ ppm। In general, the reference sample is selected in such way that it give the resonance line at very high magnetic field। कि हम सैंपल अगर रेफरेंस सैंपल चूज करें तो हमें एक कंडीशन ध्यान में रखनी होगी कि वो होगा जो रेजोनेंस हो एट हाई मैग्नेटिक फील्ड। एज रिजल्ट ऑफ इट डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द केसेज। की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेफरेंस के लिए ज़्यादा ही होगा तो बी आर माइनस बी एस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हमारे पास डेल्टा हमेशा पॉजिटिव आती है। और जनरली हम जो यूज करते हैं रेफरेंस सैंपल वो तो हमारे पास टेट्रामिथाइलसिलेन इज यूज्ड एज द रेफरेंस सैंपल। इसका फॉर्मूला होता है CH3 4SI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TMS, विच हैविंग कितने 12 प्रोटॉन्स होते हैं सेम टाइप के। देखो 3 4 जो 12 प्रोटॉन होते हैं, तो जो इसकी क्या हो जाएगी सिग्मा क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए रेजोनेंस लेने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उतना कम इफेक्ट करे, तो ज़्यादा ही हमें लगाना पड़ेगा ताकि ये और भी ज़्यादा इफेक्ट करे उस मैग्नेटिक फील्ड को। द नोट द शिफ्ट हमने नोट डाल रखे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, कि कंक्लूजन भी बोल सकते हो आप इसका कि हमने क्या समझा इससे, या शॉर्ट में आए तो आप इतना भी लिख के आ सकते हो 4 नंबर के लिए। ये आपका पूरा वैसे 8 नंबर में आता है, 4 में आए तो आपको मोटी मोटी बातें ही लिख के आनी, बस केमिकल शिफ्ट का और एक कंडीशन आप एग्जांपल डाल के आओगे CH3CHO का 2 पिक बना के आओगे, छोटा सा रीजन दे दोगे आप। आपने रेफरेंस वाला जो इक्वेशन है वो मेंशन नहीं करनी फिर 4 नंबर के लिए। The shift in position of NMR spectra resulting from the shielding and deshielding by electron is called chemical shift। की जो हमारा NMR स्पेक्ट्रा में जो पोजीशन चेंज होती है वो किसके कारण होते हैं, क्या तो साइल्डिंग के कारण या डिसाइल्डिंग। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको साइल्डिंग बोल देंगे, नहीं है तो डिसाइल्डिंग बोल देंगे भी। अगर नेगेटिव प्रोटॉन को शिफ्ट हमारे पास अटैच हो रखा है तो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो डिसाइल्डिंग बोल देंगे उसको। तो वैसे डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मोर क्लोज टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब जैसे आपने H लिया था ना CH3, तो H क्या था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच है तो एटम हाई मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉज एक्साइटेशन कॉल्ड साइल्डिंग इफेक्ट। तो हमने देखा ही था CH3 के लिए हमें, क्योंकि बी इफेक्टिव क्या था, बहुत कम था, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा तभी तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा।
और इससे हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। तो इसके लिए अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अटैच हमारा प्रोटॉन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा एक्साइटेशन के लिए, उसको कहते हैं साइल्डिंग इफेक्ट। When the proton outside the magnetic field close to electronegative, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जैसे CHO में था, O था ना, O से क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर लिया था अपनी साइड, तो क्या हो गया था, डेंसिटी कम होगी, तो उसके कारण बी इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, पिक कहाँ मिलेगी, लोअर साइड मिलेगी। रिक्वायर लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू कॉज एक्साइटेशन कॉल्ड डिससाइल्डिंग इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, डिससाइल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको इसमें नोट बनाने से पहले ये पिक पे चेंज कर लेना, ये CHO की पिक है, लोअर इसकी साइड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की साइड ये CH3 की है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर वीडियो को कंटेंट आपका को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।